जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। तो आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने अलग अलग स्थलों पे, पेंठानों पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जहां तक मैं घुमा हूं। लेकिन दोस्तों, एक वीडियो में बहुत ज़्यादा पेन स्थलों की जानकारी मैंने नहीं दी है। ये पहला वीडियो है जिनकी सीरीज़ मैं शुरू करने वाला हूँ, और इसके कुछ 4 या 5 पार्ट में पूरे गोंडियन स्थलों की लिस्ट आपके सामने हाजिर होती जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको गोंडियन कुछ पेन स्थलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप उन पेन स्थलों पे जाते हैं, पेन ठानों पे जाते हैं, तो आपको वहां का गोंडियन इतिहास भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए, बहुत सारे धर्मों के बहुत सारे स्पॉट आपने देखे होंगे, लेकिन गोंडियनों के भी बहुत सारे स्पॉट है जिसे हम पेन स्थल, पेन ठाना वगैरह वगैरह नाम से जानते हैं। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। पूरे स्थलों की जानकारी के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहला स्थल है जिसे हम अमरकंटक कहते हैं। गोंडियनों के किंवदंती कहानियों में, पाटाओं में अमरकोट करके नाम आता है। पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, अमरकोट यह गोंडियनों के लिए मेन इम्पॉर्टेंट प्लेस क्यों है, क्योंकि दोस्तों विज्ञान जैसे आपको कहता है कि इंसान की उत्पत्ति हुई होगी कहीं ना कहीं, तो गोंडियन किंवदंती पाटाओं के अनुसार गोंडियनों की या मानव जाति की उत्पत्ति अमरकोट में हुई है। अमरकोट यह स्थल एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, और इस स्थल से एक धारा बहती है जिसे कपलाई भी कहते हैं, वंशभिड़ी भी कहते हैं, और वो धारा निकल के पूरे देश में नर्मदा करके जानी गई। दोस्तों, जब मैंने इस नाम पे रिसर्च किया कि नर्मदा नाम कैसे रखा गया होगा, अगर गोंडियनों की स्टोरी सही है, तो अमरकंटक के नदी को नाम नर्मदा क्यों रखा गया होगा। तो प्राचीन नाम से ये जाना जाता है। जब गोंडियन साहित्यकारों से बात की गई, तब ये पता चला कि वो एक्चुअल में नर्मदा नहीं है, तो नर और मादा है। जहाँ पे नर मादा का उगम हुआ, जहाँ पे इंसान की उत्पत्ति हुई, वही नाम उस नदी को दिया गया। और जब भारत का इतिहास हम खोजने निकलते हैं, तब भारत की सबसे प्राचीन नदी भी नर्मदा ही हमें नजर आती है। तो अमरकोट के बारे में और एक जानकारी आपको मैं बता दूं, साइंस कहता है कि किसी भी चीज़ के लिए प्रूव होना ज़रूरी है, और गोंडियनों के पास बहुत बड़ा प्रूव है। उनके पास पाटा है। तो लोग कहते हैं कि पाटा सुनने के बाद ये कौन सा प्रूव है। तो चलिए, बहुत सारे सर जॉन मार्शल जैसे बाहर के लोग जब यहाँ पे रिसर्च करने आए, तब नर्मदा के खोरे में, नर्मदा के इर्द गिर्द जब वो घाटिया गुफाओं में, वहाँ पे प्रागैती ऐतिहासिक कालखंड अश्मयुगीन मानव के कुछ अवशेष मिले। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पे नर्मदा के घाटी में मानव का रेन बसेरा था। पाटाओं के अनुसार, किंवदंतियों के अनुसार ये कहा जाता है कि अमरकोट की चोटी एक दिन पानी से डूब गई थी। उनके कथा के अनुसार अमरकोट की चोटी एक दिन पानी से डूब गई थी। वहाँ पे सभी सैलाब आ गया था, और उसके बाद वहाँ से वंशवेल विस्तार हुआ, जिसे गोंडियन आंधीरावेन पेरियोर और सुकमा पेरी की बात करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे वहाँ पे जब मानव वंश शास्त्रज्ञ पहुँचे, उन्हें भी अमरकंटक के पहाड़ पर, अमरकंटक के चोटी पर समुद्री जीवाश्म मिले। और समुद्री जीवाश्म तब मिलते हैं दोस्तों, जब वहाँ पे कुछ समुद्र का आया होगा। सो ये सब बातें जानकर एक तो लगता है कि गोंडियनों की किंवदंती राइट है। इसलिए गोंडियनों का पहला और मेन पेन स्थल है अमरकंटक, जिसे गोंडियन अमरकोट भी कहते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आपको टाइम मिले तो प्लीज़ एमपी के अमरकोट में आप जाइए। गूगल मैप पे अगर आप डाल देंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके आइए। बहुत ही बड़ा पावन स्थल है। और यहाँ के ट्राइब, मैं एक ही गण की बात नहीं कर रहा हूँ, 52 गणों का गोंडवाना होता है। वैसे ही यहाँ पे सभी ट्राइब, मुझे फ़ोन आए थे, हमने मीटिंग भी रखवा रखी थी कि आगे चलकर हम गोंडियन, बाकी अदर ट्राइब भी उत्पत्ति दिवस अमरकंटक में मनाएं। इस वीडियो का दूसरा स्पॉट है पेंकमेड़ी। जी हाँ दोस्तों, पेंकमेड़ी आपको कन्फ्यूज़न में आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, वो स्थल भी एमपी में है जिसे आप पचमढ़ी कहते हो। जी हाँ दोस्तों, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, गोंडियन थ्योरी में एक शंभू थे। अभी शंभू यानी क्या, आप कहोगी शंकर देव, महादेव, अभी जो आपको विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ दिखाई जाती हैं, एक्चुअली कंसेप्ट वही है, लेकिन वो त्रिनेत्र और जादू वाले हमारे शंभू नहीं थे। गोंडियनों में शंभू माने जाते हैं राजा को। जो राजाल होता है, पोय होता है, प्रजा को संभालने वाला होता है, उसे शंभू माना जाता है। और वो शंभू की पदवी थी, और जब वो पदवी लेते थे, कोई पोय बनता था, राजा बनता था, तो वो जाके पेंकमेड़ी केंद्र से राजपाट संभालते थे। इसलिए उन्हें
शंभू कहा गया है। और इस शंभू की राजधानी को पिंक मेडी कहा जाता है। और आज भी दोस्तों एक थोड़ा सा किस्सा आपको बता दूं, चाहे वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आप जब सुनेंगे आपको भी इंटरेस्ट आएगा। दोस्तों क्या है कि जब बाहरी लोगों का और यहाँ के मूल निवासी लोगों का टकराव हुआ, तब जाके कुछ बैठक भी हुई। बाहरी लोगों ने कहा कि हमें आप सम्मति दे दे आपके एरिया में रहने के लिए, आपके एरिया में हमें प्रचार प्रसार करने के लिए। तब शंभू ने कहा, शंभू को पता था कि वो नीच कपटी लोग हैं, फिर भी शंभू ने इनका प्रस्ताव माना, क्योंकि राजा के तौर पर ऐसा करना पड़ता है। बाहरी लोगों ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। शंभू ने चाहा कि मेरी प्रजा धोखे में ना आए, इसलिए शंभू ने पहले भोजन किया और उस भोजन में विष था। विष इतना शरीर में उनके घुल गया कि उनको बेशुद्ध अवस्था में रहना पड़ा। तब हमारे गोंडियनों के गण माने जाने वाले बैगा ट्राइब और बाकी अदर जो जड़ी बूटी जानते थे, उन लोगों ने 13 दिन उनकी सेवा की। 13 दिन उनकी सेवा की और 13वें दिन वो जब होश में आए, तब जाके शंभू नरका मनाया जाता है, जिसे आप महाशिवरात्रि कहते हो। और आज भी आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आज भी आप अगर किसी खेड़े गांव में जाते हो जहाँ पे गोंडियन कोई तुर गांव है, उस गांव से लोग जब पंचमढ़ी जाने के लिए निकलते हैं, तब उनके जो सॉन्ग्स होते हैं, गोंडी पाटे होते हैं, मराठी हो या गोंडी हो, जब वो गाते हैं तो उनका आर्त स्वर जो होता है वो रोने वाला होता है। क्योंकि उन दिनों शंभू मूर्छित थे, तो आज भी लोग रोते हुए पंचमेड़ी पहुँचते हैं और कहते हैं कि हे पेरसापेन, हमारे शंभू को ठीक कर देना। तो दोस्तों इसलिए पेंकमेड़ी, पंचमढ़ी भी यह गोंडियन पेन स्थल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों तीसरा नंबर आता है कोटा परंदुली। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको नाम बता रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना। जब कोर्ट सिस्टम थी, कोर्ट सिस्टम के बाद गढ़ सिस्टम आई है। कोटा परंदुली यानी हमारे जो जंगो लिंगो हम कहते हैं, रायताड़ जंगोबाई का स्थल। जी हाँ दोस्तों, समाज क्रांतिकारक रायताड़ जंगोबाई। समाज में नई क्रांति लाने के लिए जंगोबाई ने यहाँ पे अपनी लाइफ बिता दी, इसलिए जंगोम इस शब्द का यूज़ होता है, इसलिए रायताड़ जंगोबाई कहा जाता है। गोंडियनों के सगा वेन बनाने के लिए भी जंगोबाई का मार्गदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण था। जब कुपारलिंगो भ्रमण पर निकले थे, तब जंगोबाई के मार्गदर्शन से ही उन्होंने आगे की प्लानिंग बनाई थी। जंगोबाई के बारे में बहुत सारे वीडियो मेरे डिटेल में बने, आप देख सकते हैं। तो ये क्षेत्र है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के जीवती तहसील में जंगोबाई नाम का क्षेत्र है। बिल्कुल तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बसा हुआ है, जंगल से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में हर साल पुष्य महीने में बहुत बड़ी जत्रा की जाती है। तो दोस्तों आपको कभी टाइम मिले तो प्लीज़ आप जंगोबाई ज़रूर जाके आइए। चौथा स्थल आता है कचारगढ़। आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, कचारगढ़ क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कचारगढ़ की जो कथा कहानी है, जब जंगोबाई के मंदायरों से यानी आश्रम से जब 33 बच्चे गायब हुए, यानी वो निकल पड़े सैर के लिए और वो टहलते टहलते पहुंच गए कचारगढ़। वहाँ पे शंभू ने उनको शिस्त लगाने के लिए, ऐसा नहीं है कि जब पोए थे तो उनको गुस्से पे कंट्रोल नहीं था, लेकिन उनको एक शिस्त लगाने के लिए वहाँ पे उन्होंने गुफा के अंदर बंद किया। गुफा के अंदर बंद करने के बाद दाई रायताड़ जंगो और दाई कली कंकाली दोनों ने भी शंभू को फोर्स किया को उनको छुड़ाए, लेकिन शंभू ने एक मार्गदर्शित किया कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे ज्ञानी पुरुष को बुलाइए जो यहाँ से छुड़ा सकता है। और फंदी पारी कुपारलिंगो को बताया गया और कुपारलिंगो हीरासुका पाटालीर के पास गए, जो कि कुपारलिंगो के संगीत गुरु थे। हीरासुका पाटालीर आए, गुफा के सामने बैठे और अपनी किंगेरी के सप्त सुरों से बहुत अच्छी धुन बजाना शुरू किया। इस धुन को सुनते ही अंदर के बच्चे में कोलाहल हुआ और उन्होंने देखना चाहा कि बाहर कौन है, ऐसी कौन मधुर धुन बजा रहा है। और बच्चों ने उस ढलान को एक साथ मिलकर एकजुटता से उसको ढकेल दिया। लेकिन बात ऐसी हुई कि वही ढलान हीरासुका पाटालीर के शरीर पे से होकर गुजर गई। बच्चे तो निकल आए। उन 33 बच्चों को पांदीपारी कुपारलिंगो ने गोत्र व्यवस्था दी और वही गोत्र व्यवस्था आज पूरे भारत भर में ही प्रसिद्ध है। गोंडियनों की वही गोत्र व्यवस्था वहाँ पे बनाई गई, जिस स्थल को हम कचारगढ़ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे जैसे कि बिजली जब कड़क रही थी तब कली कंकाली का जन्म हुआ था, वैसे ही बिजली गिरने से कली कंकाली की वहाँ पे मौत भी हुई थी। क्योंकि हमारे जो पेन है वो 4 हाथ वाले नहीं होते, जैसे जन्म भी लेते हैं वैसे
मिट्टी में भी चले जाते हैं, यही रूल है। तो कचारगढ़ में आपको दाई कली कंकाली का पेन ठाना मिलेगा। कचारगढ़ में आप जब एशिया की सबसे बड़े गुफा के पास चले जाएंगे तब आपको वहाँ पे हीरासुका पाटालीर की समाधि स्थल यानी पेन गुड़ी भी आपको नज़र आएगी। तो आप ज़रूर कचारगढ़ जाइए, वहाँ पे कचरा ना डालें। वहाँ पे जैसे आप किसी पेन स्थल पे जाते हो तो चप्पल उतारते हो, आप किसी पेन स्थल पे जाते हो तो वस्त्र अच्छे पहनते हो, तो गोंडियन परिधान के अनुसार ही आप वहाँ पे जाएं और अपने पवित्र नियमों को अबाधित रखें। दोस्तों 5वां पेन स्थल है चांदागढ़। जी हाँ दोस्तों, चांदागढ़ आपको सभी को पता है वर्तमान में महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिला उसे घोषित किया गया है, लेकिन अंग्रेज़ों के काल से और या उसके पूर्व से भी उसे चांदा या चांदागढ़ ही कहा जाता था। तो दोस्तों चांदागढ़ में क्या है? चांदागढ़ में रानी हीराई ने स्थापित की हुई कली कंकाली का पेन ठाना है। जी हाँ दोस्तों, आज लोग उसे मंदिर कह रहे हैं, आज भले भले अलग नामों से जान रहे हैं, फिर भी गोंडियन आदमी अपनी आस्था के साथ वहाँ पे दाई कली कंकाली को नमन करने दर साल चैत महीने में ज़रूर पहुँचता है। और नरुंगदाई में, जैसे नरुंगदाई मैंने आपको बताई, नरुंगदाई में भी दाई कली कंकाली की पूजा की जाती है, जिसे आप नवरात्र कहते हैं। तो दाई कली कंकाली के पेन ठाना के लिए गोंड राजा के किले के अंदर आपको दाई कली कंकाली का एक भव्य पेन ठाना मिलेगा, जिसे लोग मंदिर कहते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में दाई कली कंकाली का पेन ठाना आपको मिलेगा। और वहाँ पे जो गोंड राजा ने जो किला बांधा है, जबरदस्त कलाकृति हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। कि आपने देखा होगा कि रानियों के लिए राजा ने महल बनवाए थे, लेकिन गोंडियन शासन में अपने राजा के लिए रानी ने एक पवित्र और बढ़िया सुंदर एक वास्तु बनाई है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों 6वां नंबर है पद्मालपुरी काको का। जी हाँ दोस्तों, पद्मालपुरी काको आपको तेलंगाना में आएगा स्पॉट, और पद्मालपुरी काको का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आप पद्मालपुरी काको जाना चाहते हो तो आपको मैं एक एडवाइस और दे दूँ। आप अगर दिवाली के समय में पद्मालपुरी काको जाते हैं तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि आपको अपना कल्चर देखने को मिलेगा। दिवाली में घुसाड़ी डांस और देव दंडार वहाँ पे की जाती है। हर सगाव का एक अलग महत्व है। 4 सगा, 5 सगा, 6 सगा, 7 सगा, हर सगाव का अलग महत्व है। हर सगाव की वेशभूषा भी अलग है। देव दंडार भी वहाँ निकलती है, घुसाड़ी डांस भी वहाँ होता है। पद्मालपुरी काको को श्रेष्ठ मानकर वहाँ पे अनेक प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं। दोस्तों पद्मालपुरी काको, पद्मालपुरी उस क्षेत्र का नाम है जिसे प्राचीन में यादमालपुरी भी कहते थे। पद्मालपुरी काको, काको यानी कौन? हम जैसे पप्पा के पिताजी के माँ को दादी कहते हैं, वैसे माँ के माँ को हम काको कहते हैं। और वहाँ पे आपको बता दूँ 5 सगा होगे। जैसे मैं 5 सगा हूँ तो हमारी वो राजधानी भी कह जाती है। जब हमें कोई सवाल पूछता है आप गोंडियन है तो कहाँ से हैं, आपकी राजधानी क्या है, तो हम बोलते हैं 5 सगा वाले कि हम पद्मालपुरी से हैं, पद्मालपुरी हमारी राजधानी है। तो इसी वजह से पद्मालपुरी काको को बहुत बड़े पैमाने पे माना जाता है। 5 सगा उन्हें काको कहते हैं तो बाकी सगा उन्हें आजी कहते हैं, दादी कहते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा पेन स्थल है जहाँ पे आप जाकर इतिहास को समझ सकते हो। दोस्तों 7वां पेन स्थल है डोंगरगढ़। जी हाँ दोस्तों, आपको पता नहीं होगा तो आपको बता दूँ, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा रेखा पर आपको डोंगरगढ़ मिल जाएगा। और इस डोंगरगढ़ में, जिसे आप बमलेश्वरी भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका गोंडियनों के पाटों के अनुसार नाम है बमलाई दाई। जी हाँ दोस्तों, बमलाई दाई की कहानी बहुत ही सरल है। बमलाई दाई एक उइके गोत्र की थी। वो 2 बहनें थी, एक बमलाई और दूसरी तिलकाई। तो बमलाई भीमाल पेन के पीछे एक टास्क था, एक स्टोरी है जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया, आप उसको सुन सकते हैं। तो बमलाई दाई वहाँ पे रुक गई, जिसे आप डोंगरगढ़ कह रहे हैं, और वहाँ पे लोगों की सुरक्षा उसने की। आज भी बमलाई दाई की समाधि यानी पेन गुड़ी भी वहाँ पे है। लेकिन बमलाई दाई कब बमलेश्वरी बन गई हमें भी पता नहीं चला। सो बाकी लोगों की क्या धारणा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। गोंडियनों के किंवदंतियों के अनुसार बमलाई दाई डोंगरगढ़ में स्थित है, जहाँ पे भव्य दिव्य उसका मंदिर है, पेन ठाना है। तो आप भी वहाँ डोंगरगढ़ में जाके बमलाई दाई को मिलकर आ सकते हैं। दोस्तों 8वां नंबर है कोराडी का। जी हाँ दोस्तों, कोराडी नागपुर में स्थित एक एरिया है जहाँ पे एक भव्य दिव्य मंदिर है जिसे लोग महालक्ष्मी मंदिर कहते हैं। लेकिन गोंडियन की उदंती के अनुसार बमलाई और तिलकाई, मैंने जैसे आपको बताया, तो बमलाई डोंगरगढ़ में स्थित हो गई, लेकिन तिलकाई भीमाल पेन के पीछे आगे तक चली आई, नागपुर एरिया में वो पहुँच गई। और वहाँ पर आने के बाद उन्हें टास्क था, एक टास्क ऐसा था कि जब एक मुर्गा बाग दे देगा आपको वहीं तक मेरा पीछा करना है, ये भीमाल पेन ने कहा था। सो जैसे ही कोराडी गांव में आ गई
तो उस गांव में मुर्गे ने बाग दिया, तो वहाँ ही हमारी तिलका स्थित हो गई। वहाँ पे लोगों की सुरक्षा आकर वो वही रह गई, तो उनका भी पेनस्थल वहाँ पे है। तो इसलिए मुर्गा बाग दिया, इसलिए उस क्षेत्र का नाम कोरआडी पड़ गया, क्योंकि कोर यानी मुर्गा होता है गोंडी में, इसलिए उस क्षेत्र का नाम भी कोराडी हो गया। तो ये भी एक स्थल है, आप जाके वहाँ पे तिलकाई दाई से भी मिलकर आ सकते हैं। दोस्तों 9वां क्षेत्र है भीमगढ़, वो जो है नागपुर ज़िले के पार्श्वनी एरिए में, बिल्कुल भीमगढ़, जहाँ पे हमारे भीमाल पेन, जिसे आप कुआराल भीवसन कहते हैं, वो क्षेत्र वहाँ पे है। और उस क्षेत्र में जाकर भी आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं। गोंडियन पेन स्थल है, वहाँ पे हर बार गोंडियन जाता है। चैत्र महीने में खैरोदाई और भीमाल पेन की बहुत बड़ी पैमाने पे पूजा की जाती है, तो चैत्र महीने वहाँ पे जत्रा भी होती है। तो भीमगढ़ अगर आप जाएंगे तो भीमाल पेन का इतिहास ज़रूर आप पढ़िए, वहाँ पे कुछ किताबें मिलेंगी आपको, जो वहाँ के स्थित शंकर राव जी मरसखोले ने लिखे हैं। तो उनका किताब पढ़िए, आपको समझ आएगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो हर गाँव के बाहर भीमाल पेन हमें नज़र आते हैं, जिन्हें हम बारिश के देवता या इस मौसम के देवता कहते हैं। तो उनका क्षेत्र आपको नागपुर ज़िले यानी महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले के पार्श्वनी में आपको उनका क्षेत्र मिल जाएगा। अगर आपको वक्त है तो प्लीज़ इस गोंडियन क्षेत्र को जाके भेंट दीजिए। दोस्तों 10वां स्पॉट और इस वीडियो का लास्ट स्पॉट है गिधाल पल्ली। बिल्कुल आप डरिएगा नहीं, ये मैंने क्या कह दिया। पल्ली यानी नार सिस्टम का एक लास्ट में लगाने वाला हुआ नाम है। आला पल्ली, अहेरी, एटा पल्ली, ऐसे अनेक प्रकार के पल्लियाँ होती हैं, तो गिधाल पल्ली है। तो इस गांव में, इस क्षेत्र में क्या होता है, आपको बहुत बड़ा वहाँ पे मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन गोंडियनों की मान्यता के अनुसार पांदीपारी कुपारलिंगो जब इस द्वीप का भ्रमण करने लगे थे गिदाल कोडा पे, हमारे पाटाओं में इसका वर्णन आता है कि गिदाल कोडा पे बैठकर पांदीपारी कुपारलिंगो जब भ्रमण करने निकले थे, और पहली बार पांदीपारी कुपारलिंगो जहाँ पे रुके और रायतार जंगो बाई की मुलाकात उस क्षेत्र में हुई, जिस क्षेत्र को हम आज गिदाल पल्ली कहते हैं। तो उस क्षेत्र में भी बहुत सारे गोंगो पद्धति होती है, हमारे लोग वहाँ पे भी जाके आते हैं। तो प्लीज़ आपको यही बताना है कि हमारे जो इतिहास है ना, वो जिंदा इतिहास है, मरा हुआ इतिहास नहीं है। तो उस इतिहास के ज़रिए आप कुछ भी पता कर सकते हैं। तो इसलिए आप वहाँ उस क्षेत्र के गोंडियनों से जाके मिल के बात करके, गोंगो करके अपने पेन स्थल से मिल के आना होगा। तो ये गिदाल पल्ली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के वीडियो में इन 10 पार्टों के बारे में आपको वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, फिर भी आपको एक ही बताऊँगा कि इन पेन स्थलों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे यही सुन के आ रहे हैं कि बाकी धर्मों के तो धार्मिक स्थल होते हैं, लेकिन हमारे कहाँ पे हैं। तो अगले वीडियो में 10 ऐसे स्पॉट लेके आऊँगा जो स्पॉट आपने कभी भी नहीं सुने। हमारे भूमिकाओं के स्पॉट है, हमारे खैरोदाइस के स्पॉट है, और बहुत कुछ स्पॉट हैं जो आपको धीरे धीरे मैं वीडियो में बताऊंगा। इसके बहुत सारे पार्ट भी बनना ज़रूरी है। सो ये वीडियो को आप ज़्यादा प्यार दें ताकि मैं दूसरा वीडियो इसके ऐसे ही टॉपिक पर बनाऊँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।